देश का अपना चैनल। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। देखिए ना, आपकी और हमारी मुलाकात हुए पूरा एक हफ्ता गुजर गया है और आपने भी मेरा बेसब्री से इंतज़ार किया होगा, जैसे कि मैं आपसे बेचैन थी मिलने के लिए। वैसे देखिए ना, दोपहर के ये कुछ लम्हात ही होते हैं जब हम आपसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं। वैसे अगर आप हमारा कोई एपिसोड मिस कर देते हैं तो उसे आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, हम ऑनलाइन भी मौजूद हैं। बस हमारा ये रिश्ता यूं ही कायम रहना चाहिए, ये राब्ता यूं ही बना रहना चाहिए। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का, और सबसे पहले हमेशा की तरह आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। क्या खूब कहा है जिगर मुरादाबादी ने, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इस शेर को भरपूर जिया है लक्ष्मी अग्रवाल ने। एसिड अटैक की शिकार लक्ष्मी अग्रवाल इस हादसे से कबल जितनी खूबसूरत थी, आज वो खुद को उससे ज्यादा खूबसूरत मानती हैं। 15 साल की उम्र में लक्ष्मी पर एसिड अटैक सिर्फ इस वजह से किया गया कि उन्होंने एक सरफिरे लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया था। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी का ख्वाब एक सिंगर बनने का था। एसिड अटैक के बाद वो काफी देर तक सड़क पर पड़ी रहीं। तमाशबीन उन्हें देखते और गुजर जाते। फिर एक भले इंसान ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। वो अपने होशो हवास में थी जब उनकी सर्जरी की जा रही थी। उस जानलेवा दर्द को वो आज भी महसूस करती हैं। घर वापस आने के बाद कई दिनों तक उन्होंने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा, और जब हिम्मत करके खुद को आईने में देखा तो दिल में आया कि खुदकुशी कर ली। उस वक्त घर वालों का साथ मिला। उन्हीं के सपोर्ट से लक्ष्मी ने अपनी बिखरी हुई जात को फिर से इकट्ठा किया। लक्ष्मी ने अपना करियर एसिड अटैक की रोक कैंपेन के साथ शुरू किया। लक्ष्मी को यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान पुरस्कार भी दिया। इसके अलावा भी उन्हें कई एजाजात से नवाजा गया है। लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर मबनी फिल्म बनी छपाक। इन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए कई इंटरव्यूज में ये खुद कहा है कि उसने मुझ पर तेजाब डाला है, मेरे ख्वाबों पर नहीं। लक्ष्मी ने ये साबित किया है कि जिंदगी की नाव हौसलों से पार लगाई जाती है। जिस्म की मजबूरी या खूबसूरती का ताल्लुक एक कामयाब और खुशगवार जिंदगी से कतई नहीं है। नाज़रीन, वाकई इनकी स्टोरी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस और हिम्मत बेहद जरूरी है। देखिए ना, छोटी छोटी बातों से अक्सर हम इतने मायूस हो जाते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में इतना बड़ा हादसा पेश आ जाए तो उससे कैसे डील किया जाए, इस बात का सबक हमें इनसे लेना चाहिए। तो नाज़रीन, चलिए अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। वैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा गार्डन है, तो जाहिर है कि हम अपने पसंद के पेड़ पौधे वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जगह की कमी है, छोटा सा सहन है या छत है या बालकनी, तो किस तरह से हम इसे प्यारे प्यारे पेड़ पौधों से सजा सकते हैं। ये सब मालूमात हासिल करने के लिए हम आपको लिए चलेंगे ईला जी के पास। जी हाँ, इसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक डाइटिशियन से, जो हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा से जुड़ी हुई छोटी छोटी सेहत से जुड़ी टिप्स हमें देंगी। साथ ही हम आपको रूबरू करवाएंगे एक काउंसलर से, और इसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक यूनानी डॉक्टर से, जो हमें बताएंगी कि किस तरह से बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को हम बतौर घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए, ये सब जानने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा और इन सब के पास चलना होगा। तो चलिए मेरे साथ।
नाजरीन, पेड़ पौधे, फूल, खुशबू, हरियाली भला किसे पसंद नहीं होगी? भाई मुझे तो बहुत पसंद है और आपको भी पसंद होगी। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक बेहद ही खूबसूरत टेरेस गार्डन में, और इस बगीचे को जिस खूबसूरती के साथ जिसने सजाया है, संवारा है, आज उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। इला जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। नमस्कार। वाकई आपका बगीचा तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा इला जी, मैं अगर पर्सनली भी आपसे पूछूं, और मेरी जैसी और भी ख़वातीन होंगी, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जगह की तो कमी होती ही है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे भी घर में एक बालकनी है, और मैं भी चाहती हूं उसे ऐसे ही खूबसूरत से पौधों से सजाऊं, संवारूं, लेकिन जगह की कमी की वजह से ना कई बार समझ नहीं आता कि किस तरीके के पौधे हम अपनी बालकनी में लगाएं, कौन से इंडोर प्लांट्स हैं जो हम लगाएं और उनकी हम केयर भी अच्छे से कर सकें। तो आज आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने कैसे सजाया अपने इस टेरेस को। ऐसा है कि धीरे धीरे करके हम लोगों की ना रिहाइश फ्लैट्स में होती जा रही है, और जैसा आपने फरमाया कि जगह की कमी हो गई है, बालकनीज में हम लोग सिमट के रह गए हैं, और ज़मीनें तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शौक जो हम लोग का नेचर से जुड़ने का है ना, वो हमारा मन बरकरार है। जी बिल्कुल। तो मन करता है कुछ ना कुछ तो हम लोग लगा ही दे। तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि क्या लगाएं और कैसे लगाएं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं अपनी बालकनीज में गार्डनिंग थोड़ा सा भी, तो 2-3 बातों का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है पौधे लगाने का। डायरेक्शन, यानी कि आपकी बालकनी में धूप किधर आती है, आपका ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, क्योंकि उस हिसाब से आपको पौधों का चयन करना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा है उनके लिए पानी, एक क्रूशियल फैक्टर है। आपको पता है ज्यादा दे देंगे तो खराब होएगा, कम देंगे तो सूख जाएंगे। और तीसरा है खुराक। बिल्कुल। जो हम लोग के लिए आवश्यक है वही बिल्कुल सब कुछ पौधों के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि ये भी जानदार है हमारी तरह, इनको भी हर तरीके की केयर की जरूरत है। तो जो पौधे छांव में लगते हैं उनको हम लोग कहते हैं फॉलिएज प्लांट्स या इंडोर प्लांट्स। उनको आप अंदर भी रख सकते हैं, जैसे कि आजकल जैसे सेंसिवेरिया है, एयर फ्रेशनिंग है, उससे एयर प्योरीफायर है रादर, और इस तरह से आपका अरीका पाम है, बहुत एलिगेंट उसकी फॉलिएज होती है, उसको आप अपने बरामदे में, बालकनी में, कम शेड में बहुत अच्छा चलता है। और या फिर इटर्नल हमारा मनी प्लांट, बिल्कुल, कितनी वैरायटीज आ गई है मनी प्लांट की, आप उनको रख सकते हैं। और अगर आपके पास छाएं है बालकनी में जो अमूमन होती है, तो आप उसमें अगर फूल भी लेना चाहते हैं तो आपके पास पीस लिली है, वो भी एयर प्योरीफाइंग का काम करती है और बड़े खूबसूरत उसमें फूल निकलते हैं। कुछ नहीं है मैम, तो आप इस तरह से ना हैंगिंग बास्केट्स लगा सकते हैं, आप अपनी एयर स्पेस का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खूबसूरत हैंगिंग बास्केट्स लगा सकते हैं। जी, जगह की कमी की वजह से अगर हम ऐसे भी मतलब इसे अच्छे से सजा सकते हैं। जी, और हैंगिंग बास्केट्स में आप सब्जियां भी लगा सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूंगी कि जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, तो आप सब्जियों पर अगर आप एम्फेसिस करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा इला जी, एक बात आपसे और जाननी है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई चूने की बाल्टी खाली हुई है या कोई पॉट पड़ा हुआ है, वेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं और उसमें पौधा लगा लेते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसा हम कर सकते हैं या फिर वो पौधा फलेगा फूलेगा नहीं अगर हम ये काम करते हैं? एक मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि किसी भी कंटेनर को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं। हर चीज का आजकल रिसाइकिल करने का जमाना भी आ गया है, तो हर चीज को हम लोग को रीयूज करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन जो आपने कहा ना कि मिट्टी डालते हो लगा देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है कि हम लोगों को उसमें सुराख कर लेना चाहिए। अच्छा, सुराख नहीं करेंगे तो जो आप पानी डालेंगे ना, तो वो उसी में सेटल होता रहेगा, और आपकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो हर समय गीली बनी रहेगी। अच्छा। और कई पौधों को इतनी गीली मिट्टी पसंद नहीं आती है, तो वो खराब हो जाएंगे, उनकी जड़ें जो हैं वो सड़ जाएंगी। तो सुराख का होना बहुत ज़रूरी है, और फिर सुराख को कवर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो ये जो गमले होते हैं छोटे वाले मिट्टी के, इनकी जो टूट जाते हैं बहुत गमले, तो उनकी ठीकरी हम लोग बना लेते हैं, उसको सुराखों के ऊपर रख के उसको कवर कर लेना चाहिए। और उसके ऊपर जैसी पौधे की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली तो जैसी पौधे की रिक्वायरमेंट है वैसी ही उसको मिट्टी देनी चाहिए। तो इसमें मैं हमेशा आपको रिकमेंड ये करूंगी कि आप जो लोकल चीजें हैं उनको लगाएं, तो आपके बहुत फले फूलेंगे, क्योंकि उनको उस वातावरण में रहने की आदत होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे पास टाइम की कमी होती है,
तो हमने क्या करा, जैसे मैं ही हूँ, अगर मुझे ऑफिस जाना है तो जल्दी जल्दी मैं अपने गमलों में पानी डालूंगी और निकल जाऊंगी। तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है या फिर अच्छी खाद भी हमें उसे देनी है, उसकी कटिंग करनी है? तो मतलब क्या और हम इसमें वो कर सकते हैं कि उसकी केयर ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके? ऐसा है जैसे आपने कहा कि जैसे हम लोगों को किन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही पौधे भी लाइव हैं तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग जैसे अपने को संवारने निखारने के लिए अपने बाल ट्रिम करते हैं, नाखूनों को शेप देते हैं और अच्छी हेल्दी खुराक लेते हैं, सेम विद द प्लांट्स, उनको भी ट्रिमिंग आप नहीं करेंगे, बेतरतीब बढ़ेंगे तो घर में एक जंगल का सा एटमॉस्फेयर हो जाएगा। वो भी अपनी अपनी रुचि है, अच्छा लग सकता है। तो अगर आप सब्जी लेना चाहते हैं, अच्छे फूल लेना चाहते हैं, तो आपको खुराक तो देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे हम अपनी छोटी सी जगह को, चाहे वो बालकनी है चाहे हमारा टेरेस है, उसे खूबसूरत पेड़ पौधों से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन अगली मर्तबा फिर से हम इला जी को जहमत देंगे और दोबारा इनके पास आएंगे, कुछ और मालूमात इनसे हासिल करेंगे खूबसूरत पेड़ पौधों के बारे में। तो नाज़रीन, एक मर्तबा फिर हम आ पहुँचे हैं रितिका जी के पास, जो कि एक डाइटिशियन है। आइए उनसे मालूमात हासिल करते हैं जो बेहद अहम है हम ख़वातीन के लिए। रितिका जी, आपका एक मर्तबा फिर से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। पिछली दफ़ा आपने हमें बताया था कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको क्या डाइट लेनी चाहिए। इस बार आप हमें ये बताएं, अब शुरू होता है बच्चों का दौर, ठीक है, और आजकल के बच्चे आप जानती हैं कि खाने में कितनी आनाकानी करती हैं, ख़ासतौर से माएँ बड़ी परेशान रहती हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं जो उनके लिए सेहतमंद भी हो। तो ये बताएं कि क्या खिलाया जाए वो जो उन्हें मतलब टेस्टी भी लगे और उनकी सेहत के लिहाज से भी अच्छा हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जनरली एज मदर्स हम लोग हमेशा बहुत एक गिल्ट कॉन्शियस में रहते हैं कि शायद हम अपने बच्चे को ठीक तरह से फीड नहीं कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग माई इंटायर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस मेरे पास जब भी कोई मदर आती है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरा बच्चा खा नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब तक आपका बच्चा अच्छी तरह खेल कूद रहा है, उसको बीमारी नहीं हो रही है, वो स्कूल जा रहा है, मन लगा के पढ़ रहा है, आप एब्सोल्युटली श्योर रहिए कि आपका बच्चे को आप अच्छी तरह फीड कर रहे हैं और वो एकदम ठीक है। बट येस, कमिंग टू द अदर क्वेश्चन कि आजकल के ज़माने में, क्योंकि आजकल हम इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हो गए हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे इवन आप अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएं, देयर इज सो मच ऑफ जंक फूड अवेलेबल कि हाँ, हमें ज़रूरत है थोड़ी इन्फॉर्मेशन की कि हम बच्चे को क्या खिलाएं, उनके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ एज अ मदर जो आपको बहुत ध्यान रखना है वो है कि आपका बच्चा सुबह उठ के नाश्ता करे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे इज़ द ब्रेकफास्ट। और आम तौर पे ये देखा गया है, बिकॉज एज पेरेंट्स वी आर वेरी रश्ड, बच्चा देर से उठता है, स्कूल के लिए रश्ड है, तो जनरली वो नाश्ता करना भूल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट करे पढ़ाई में, पढ़ाइयों में अच्छा रहे, खेल कूदे और वो चिड़चिड़ा ना रहे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो नाश्ता करके जाए। नाश्ते में क्या करे वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि बस स्टैंड पे बच्चे बिस्किट्स खा रहे हैं या कोई जूस पी रहे हैं, तो ऐसा ना करें। कोशिश करिए कि बच्चे को ग्लास भर दूध, अगर अंडा खा सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो केला दे दीजिए, लेकिन एक प्रोटीन रिच डाइट देके बच्चे को भेजिए। इससे आपका बच्चा एनर्जेटिक रहेगा थ्रू द स्कूल टाइम पे और वो कॉन्सेंट्रेट अच्छी तरह कर पाएगा। दूसरी चीज़ जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है वो है टिफ़िन। अगेन आजकल क्योंकि एज पेरेंट्स हम लोग इतने रश्ड होते हैं, ऑफिस जाना होता है, जनरली जब मैं बच्चों के टिफ़िन के बारे में पूछती हूँ या देखती हूँ तो देखा ये गया है कि उसमें ब्रेड बटर या ब्रेड जैम होता है। सो ये बिल्कुल ना करें। कोशिश, थोड़ी माओं को थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ा सा प्री प्लानिंग अगर आप कर सकें तो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा टिफ़िन पैक करिए। ध्यान रखिए क्योंकि ये आपका बच्चा 2-3 बजे तक आएगा और वो सारा दिन नहीं तो खाली पेट रहेगा। तो अच्छी, जैसे आप उनके लिए पराठा पैक कर सकते हैं, स्प्राउट्स दे सकते हैं, इडली बना के दे सकते हैं। मेक इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग, ऐसी कोई चीज़ जो बच्चा आराम से पकड़ के खा सके। अगर वो बहुत मेसी होगा और अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा तो बच्चा उसे नहीं लेगा। जब वो घर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऑब्वियसली तब उसे बहुत भूख लगती है, तो एक भरपेट खाना हो, उसे वो मिस ना करे। एंड अगेन द नेक्स्ट मील जिसे हम जनरली भूल जाते हैं वो है आपका इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम पे अगेन बिकॉज बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो एक अनदर मील टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए। तो अगेन एज पेरेंट्स, एज मदर्स, हमें ये कोशिश करनी है कि उस टाइम पे हम बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाएं। चाहे वो मिल्क शेक हो जाए, चाहे वो चीला बन सकता है, चाहे कोई इंटरेस्टिंग पकौड़े बन सकते हैं, लेकिन बच्चे को उस टाइम पे थोड़ा सा स्नैक देना बहुत ज़रूरी है।
एंड ऑफ कोर्स द लास्ट मील ऑफ द डे जिसे हम डिनर कहते हैं, जनरली वो एक फैमिली फैमिली टेबल पे बैठ के खाती है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस दैट इज़ द टाइम जब आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं, सारे दिन की जो घटनाएं हैं वो आप डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मील हो बहुत हैवी ना हो, मतलब सब कुछ उसमें ना हो, बिकॉज इसके बाद बच्चे ने सोना है और अगले दिन अगेन उसकी नेक्स्ट डे शुरू होने वाली है। तो एक तो ये मील थोड़ा सा जल्दी हो सो दैट बच्चा कैन डाइजेस्ट द फूड वट एवर यू गिवन इट टू हिम। सेकेंड, ये एक बैलेंस्ड खाना हो जिसमें रोटी भी हो, दाल भी हो, अगर आप सब्जियां खाते हैं तो सब्जी ज़रूर हो, और ये जो है एक कंप्लीट जो मैंने आपको बताया फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टाइम टू द डिनर टाइम, ये एक पूरी जर्नी है जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप इसे सिंपल थिंग्स को अगर ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट हेल्दीएस्ट चाइल्ड अराउंड। और ऑफ कोर्स जैसे हमने जंक फूड के बारे में बात की, तो आई एम श्योर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड कोई भी जंक फूड को अवॉइड नहीं कर सकता है। सो हम लोग भी जंक फूड लेते हैं, तो आई एम श्योर द चिल्ड्रन वुड ऑल्सो लाइक टू हैव जंक फूड। लेकिन हाँ, उसे आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जंक फूड के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो अनहेल्दी है क्योंकि उसमें नमक, चीनी और तेल, एंड इनफैक्ट आजकल FSSAI ने एक दौर शुरू किया है जिसे हम कहते हैं आज से थोड़ा कम, चीनी, नमक और तेल। तो जब हम जंक फूड के बारे में कहते हैं यही 3 चीज़ उसमें भरपेट होता है। तो अगर आप इसे क्वांटिटी में कम कर दीजिए या फ्रीक्वेंसी में कम कर दीजिए, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आप हफ्ते 10 दिन में एक बार अपने बच्चे को अलाउ करते हैं जंक फूड में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिमिलरली जब आप बाहर खाते हैं तो जो क्वांटिटी आप जो ऑर्डर कर रहे हैं उसे थोड़ा कम कर दीजिए। इस तरह से आप जो है जंक फूड भी बच्चे को दे रहे हैं जो बच्चे को बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम आप उसकी क्योंकि क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं तो वो उसके जो इफ़ेक्ट कर रहा है उसके हेल्थ में वो कम कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका जी। और आपने जो फरमाया है उसे देखकर तो मैं यही कहूँगी कि सारी खुदाई एक तरफ और बच्चों की सेहत उनका खान पान एक तरफ। और हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमें अपने बच्चों को देना चाहिए कि उनका वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उनकी सेहत पर ज़रूरी है वो भी देना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमें उम्मीद है ख़ासतौर से वो ख़वातीन जो अपने बच्चों के खाने पीने को लेकर काफ़ी कॉन्शियस और परेशान रहती हैं, आज रितिका जी ने जो टिप्स दी हैं उससे वो ज़रूर फैज़याब होंगी। आदाब अनीता जी, कैसी हैं आप? आदाब, मैं बिल्कुल सही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। हम पहले भी आपसे मिल चुके हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी आपसे, एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं। एक बहुत ही जनरल सी प्रॉब्लम हो गई है अनीता जी आजकल। क्या होता है कि हर घर में बच्चे हैं और माँ बाप तो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और सारे बच्चे हर माँ बाप के लिए बराबर ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है बच्चों में, मैंने देखा है अक्सर कि जो बड़ा बच्चा होता है और छोटा बच्चा होता है, उन दोनों में कहीं ना कहीं ये रहता है, जैसे छोटे को ये लगता है कि माँ बाप जो है हमारे मम्मी पापा तो बड़े को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं, या बड़े को ये लगने लगता है कि छोटे बच्चे से, मतलब बहन है या भाई है, उससे माँ बाप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझसे कम करते हैं। कहीं ना कहीं एक सिबलिंग राइवलरी जो हो जाती है वो आ जाती है इन लोगों के बीच में। और मेरे ख्याल से हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं, ख़वातीन हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो इससे कैसे डील किया जाए? ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे एक घर में 2 बच्चे हैं तो अब दोनों की पर्सनालिटीज़ बिल्कुल अलग होती है ना, और दोनों के एक्सपीरियंसेस भी अलग हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब दूसरा बच्चा आता है तो बड़ा जो बच्चा होता है उसको लगता है कि मेरी जो एक जगह थी घर में वो कम हो गई है, कम हो गई, वो मेरा स्पेस जो है वो शेयर हो गया, माँ बाप का प्यार बंट गया है। जबकि माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। अब बच्चे की बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि अब उसको हम लॉजिक देके समझा सकें कि भाई हम इतना ही बराबर प्यार करते हैं। बच्चों को फीलिंग्स के साथ समझ में आता है। तो जैसे हम बच्चे की आइडेंटिटी के साथ उसके भाई या बहन को भी इंक्लूड करना शुरू कर देंगे कि जैसे अगर बड़ा बच्चा है तो उसको छोटे बच्चे के कामों में इन्वॉल्व करना और इंक्लूड करना, और ऐसे ही छोटे बच्चे को बड़े भाई या बहन के पर्सनालिटी, उसके लाइफस्टाइल और उसके एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व करना, वो माँ बाप का एक इम्पॉर्टेंट काम बन जाता है कि कैसे वो उन दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर पाएँ, एक बैलेंस बनाने में हेल्प ताकि कर उनके सकते कॉमन हैं। इंटरेस्ट आए, वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लें, उनको वो अपना ही हिस्सा लगे, ना कि ऐसे कि इसकी वजह से मेरा जो वर्चस्व है, जो मेरी इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है, या मेरे माँ बाप मुझको कम अटेंशन दे रहे हैं। तो माँ बाप इस चीज़ को बहुत टैक्टफुली अगर हैंडल करें
तो उनकी बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़ा बच्चा शेयर कर लेता है। अनीता जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि कई बार मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें माँ जो है ज़्यादा इंक्लूड हो जाती है, उसके साथ उसके कामों में इन्वॉल्व रहती है। ऐसे में अगर बड़ा बच्चा कोई है, वो माँ के पास आया तो किसी काम के लिए, किसी होमवर्क के लिए, तो उसे उस वक्त कह दिया जाता है कि अभी जाओ, बाद में आना, अभी नहीं बेटा, अभी मैं ज़रा बिजी हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक जलन की भावना आ ही जाती है कि मतलब ये छोटा बच्चा है, इस पे ज़्यादा मेरी माँ ध्यान दे रही है और मुझे अब भूल गई है। बिल्कुल, छोटे बच्चे के काम की वजह से माँ इतनी बिजी हो जाती है कि बड़े बच्चे को ये लगता है कि जो माँ मेरी एक आवाज़ पर मेरे को पूरा ध्यान दिया करती थी, अब वो पूरा का पूरा ध्यान उसका छोटे बच्चे में बट गया है। तो ऑब्वियसली वो जलन की भावना आएगी, परंतु हमको ये समझना पड़ेगा कि माँ को अपने बड़े बच्चे को उस छोटे बच्चे के काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि उसकी आइडेंटिटी का, उसकी जो अहमियत है उसका हिस्सा वो छोटा बच्चा और भाई या बहन भी बन पाए, उसकी ज़िंदगी में उसकी भी इंक्लूजन हो जाए। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है कि माँ भी थोड़ा सा आराम उनको मिलेगा कि जब उनके थोड़े छोटे मोटे काम जो है वो बड़ा बच्चा संभाल लेगा, और उसमें उसको वो प्राइड भी फील करेगा कि मैं अपने भाई और बहन का होमवर्क करवाने में या फिर उसको कोई भी चीज़ में मैं अपनी माँ की हेल्प कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये सिचुएशन को हम डील कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम उसको ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ये हो ही जाता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो माँ बाप हैं वो ख़ास तौर से ये ध्यान दें कि नहीं, हमें मतलब सारे बच्चों को बैलेंस लेकर चलना है। भले प्यार तो सबसे ही होता है, लेकिन वो एक शो करना, जताने वाली जो चीज़ होती है कि नहीं, ऐसा नहीं है अगर ये बच्चा छोटा आ गया है तुम्हारा भाई या बहन, तो हम ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमने इग्नोर कर दिया है, अपनी इतना हम आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो फील ना कराया जाए बच्चे को। बिल्कुल। और बहुत से केसेस में तो मैं बल्कि ये कहती हूँ कि जब अगर छोटा बच्चा बहुत छोटा है तो उसको अभी इतनी समझ में नहीं है कि वो जब सो रहा है या फिर वो दादा दादी या और परिवार के कोई और मेंबर्स हैं उनके साथ अगर बिजी है, तो माँ स्पेशली बड़े बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि उसके इमोशंस अभी छोटे बच्चे के मुताबिक ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो ज़्यादा उस क्राइसिस से डील कर रहा है कि मेरी माँ और मेरे पापा का प्यार जो है बढ़ गया है और इस बेबी को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। तो इस समय इमोशनली बड़े बच्चे को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे बच्चे को फिज़िकली और उसके फिज़िकल नीड्स, भूख और बाकी सब कामों के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये भी जो डिसीजन है ये पेरेंट्स का होना चाहिए कि हम अपने बड़े बच्चे को बहुत सिक्योरिटी और कंफर्ट वाली फीलिंग दें, उसको आउट ऑफ द वे ये एक्सप्रेस करें कि आप कितने प्यारे हो और हम आपको कितना प्यार करते हैं, ताकि उसकी वो जो अंदरूनी जो वो कमी महसूस कर रहा है वो बार बार उसका जो जाले हटते रहें वहम के कि मेरे माँ बाप का प्यार कम हो गया है या बढ़ गया है। अनीता जी, बहुत ही सीधा सच्चा और सरल सा आपने सोल्यूशन बताया है, बस ज़रूरत है कि हम उसे अपनी डेली लाइफ जो है उसमें वो लागू करें, इम्प्लीमेंट करें उसे। अच्छा, आप चलते चलते हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहती हैं ऐसे ही पेरेंट्स को जो इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं? दो बच्चे अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है, खास उनका व्यक्तित्व होता है, इसलिए दो बच्चों को कभी भी भूलकर भी कंपेयर ना करें और उनके गुणों और अवगुणों को अलग अलग से देखें और उनको उनके हाईएस्ट पोटेंशियल तक, उनके उच्चतम विकास में उनकी मदद करने में पेरेंट्स आप हेल्प करें और दोनों को एक दूसरे बच्चे को एक दूसरे के लिए प्यार और समझ भरी एक सोच दें, ताकि वो अपने भाई और बहन में एक विश्वास ढूंढ सकें। नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपसे मुलाकात करते हैं और आपको ढेर सारी जानकारी फराहम करते हैं कि किस तरह से जो हमारे बावर्ची खाने में, किचन में चीज़ें मौजूद हैं उनसे हम घरेलू नुस्खे तैयार कर सकते हैं। और ये सभी जानकारी हमें फराहम करती हैं हमारी बेहद स्पेशल डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें पिछले एपिसोड में भी काफ़ी जानकारी दी है हमारे नाज़रीन को। आज हम जिक्र करेंगे कलौंजी का। तो ये बताइए कि कलौंजी किस तरह से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कारगर है? कलौंजी के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार इस्तेमाल हैं। वो कहते हैं ना कि कलौंजी हर मर्ज़ की दवा है। जी, मौत को कहते हैं कि मौत के अलावा हर मर्ज़ की दवा है कलौंजी, और बेशक है भी। कलौंजी वेट लॉस में, पेट की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए,
कलौंजी आई साइट के लिए, कलौंजी का तेल बहुत इस्तेमाल होता है, आपने कलौंजी का तेल सुना होगा। कलौंजी है तो खुद काली सी छोटे छोटे से दाने, लेकिन कलौंजी को अगर हम टैनिंग के लिए इस्तेमाल करें या फेस पे जो ब्लेमिशेस होती है, झाइयाँ, उनको तक ही क्लियर करते हैं कि वो लगेगा नहीं तो ये तो खुद काले हैं, लेकिन वो सब बिल्कुल साफ कर देता है। कलौंजी के तेल को हम बहुत इस्तेमाल करते हैं लाइम के साथ, लेमन वाटर के साथ कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें पेट के लिए। कलौंजी को क्या ऑयल जो है वो हेयर लॉस के लिए बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हेयर लॉस का बचाव कर सकते हैं आप, बाल गिरने के लिए, बाल झड़ने के लिए कलौंजी का तेल इस्तेमाल आप करें। कलौंजी तेल के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं। वेट लॉस के लिए जैसे हमने पहले काफ़ी सारी एपिसोड्स में बताया, अजवाइन का पानी, ज़ीरे का पानी, उसके साथ साथ अगर हम कलौंजी का तेल भी इस्तेमाल करें और कलौंजी को एज सच इस्तेमाल करें, वो भी वेट लॉस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो कलौंजी का इस्तेमाल बच्चों को भी हम दे सकते हैं, उसके तेल की इवन मालिश भी कर लेते हैं कलौंजी के तेल की। तो कलौंजी का इस्तेमाल भी हम उस तरीके से कर सकते हैं, चाहे पेट की समस्याएं हैं या इवन डायबिटीज़ में है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में है, वेट लॉस के लिए है, तो कलौंजी का इस्तेमाल हम उसमें कर सकते हैं। और इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी डायरेक्ट हम कलौंजी को पीस के उसको ऑयल में या एलोवेरा में मिला के या लेमन वाटर में मिला के लगा सकते हैं एज अ फेस पैक, तो वो फेस को क्लियर करेगा वो झाइयाँ, लेकिन बस शर्त है कि लगातार इस्तेमाल हो, एक दिन के इस्तेमाल से चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, जो लड़कियों को पीरियड्स के दौरान काफ़ी दर्द होता है, उसमें भी सुबह अगर खाली पेट कलौंजी खा लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं, तो उसमें काफ़ी दर्द में जो है वो फ़ायदा पहुंचता वो है। यही होता है कि फ़्लो जब ठीक से रहेगा तो दर्द में कमी हो जाती है, लेकिन वही बात है कि इनको बादियान के साथ, अजवाइन के साथ, ज़ीरा के साथ ले तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और डाइट में रेगुलरली यूज़ करें तो डाइट में तो चला ही जाता है, लेकिन अब अगर कभी उसके अलावा भी इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से उसको हम कलौंजी के तेल का खासतौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, चलिए, ये तो हो गई कलौंजी की बात। अगर हम साबुत धनिया की बात करें तो उसके भी कुछ फ़ायदे हमारे नाज़रीन को बताइए। धनिया आप देखिए, खाने में आप सब्जी लेने जाते हैं तो उसके ऊपर आपको धनिया मिल ही जाता है, तो धनिया तो एक सब्जी की एक शान है। अगर मैं बात करूं, जो धनिया, साबुत धनिया होता है किचन में, मसाले में, उस धनिया के फायदे, उस धनिया की मैं यही बात आपको कह रही हूँ, आप वो सीड्स की बात कर रही है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, मसाले जात जो भी हैं हमारे खाने में, उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारे पेट से ही है, क्योंकि हम उनको खा रहे हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी कई बार इस बात पे मैं जोर दे रही हूँ कि हमारे जो खाने का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि अगर एक खाने से हमारी कोई चीज़ बढ़ती है तो दूसरी उसके साथ हम इसलिए इस्तेमाल करें कि उसको कंट्रोल कर लेती है। कि अगर हमने खाना खा लिया उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का अंदेशा है, लेकिन हमने यहाँ से अगर धनिया लिया या और जो मसाले जात लिए वो उनको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर हम इनका लगातार इस्तेमाल करें, हम स्किप कर जाते हैं कई चीज़ें कि सिर्फ एक टेस्ट के लिए हम कभी कभार इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैंने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि थायराइड में धनी का पानी अगर सुबह में खाली पेट पिया जाए, रात को भिगो दो धनिया को और वो पानी सुबह खाली पेट पी लिया जाए, तो थायराइड में काफ़ी उसके लिए मैं ये कहूँगी कि एक मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखती है ये चीज़ें। थायराइड की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो जब वो मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगा तो काफ़ी हद तक वो जो इंटरनली जो थायराइड के डिसफंक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो काफ़ी हद तक काबू रहेंगे। तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। नाजरीन, आपने देखा कि कैसे हमें धनिया और कलौंजी के बारे में डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारी फराहम की। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमें हासिल हो सकते हैं। घर की ही चीज़ों का इतना इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे बिल्कुल अवेलेबल है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, आपको अगली बार फिर से हम परेशान करेंगे, एक बार फिर आपको हमारे स्टूडियो में आना होगा, हमारे नाजरीन को कुछ और जानकारी फराहम करनी होगी। देखिए ना नाजरीन, आपसे बात करते करते हमें वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन हमें यकीन है कि आज जो भी मालूमात हमने आपको फराहम की है वो आपकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में है, शायद उसमें कहीं ना कहीं कारगर हो जाए। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे रूबरू होंगे, कुछ छोटी छोटी टिप्स आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।